के रामलीला मैदान में रामदेव का योग शिविर आज। लेकिन हरियाणा में जुटे केजरीवाल, गुड़गांव में किया रोड शो, योगेंद्र यादव का किया प्रचार, रेवाड़ी में काले झंडे से हुआ इस्तकबाल। पाकिस्तानी आतंकी वकार समेत इंद्र मुजाहिदीन के 4 आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। और T20 वर्ल्ड कप में धोनी के धुरंधरों की आज जेल की टीम से टक्कर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगा पाकिस्तान। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें रेवाड़ी में काले झंडे दिखाए गए हैं। रेवाड़ी में केजरीवाल का रोड शो हो रहा था और यहां शाम को रैली भी आयोजित होने वाली है। हरियाणा में चुनाव प्रचार पर निकले अरविंद केजरीवाल को आज गुड़गांव और रेवाड़ी में रोड शो उन्होंने किया है। गुड़गांव में आपके नेता केजरीवाल पहुंचे थे योगेंद्र यादव के प्रचार करने, लेकिन रेवाड़ी में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। फरीदाबाद में शनिवार को भी ऐसा ही हुआ था और आज भी रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए गए हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। काले झंडे दिखाने वालों पर फूल माला फेंकी अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ रहा है हरियाणा में। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार पर भी कई सवाल उठाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं और हरियाणा में बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को। कल फरीदाबाद गए थे तो वहां भी कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे और आज भी रेवाड़ी में कुछ लोग सड़क पर मौजूद थे काले झंडों के साथ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ गुजर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो योगेंद्र यादव ने तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तो अरविंद केजरीवाल ने फूल मालाएं जो उनके पास थी वो फेंक कर लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि वो अपना विरोध करने वाले लोगों के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, चाहे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर स्थानीय लोग हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की अरविंद केजरीवाल से क्या शिकायत हो सकती है। तस्वीरें आप देखिए। योगेंद्र यादव गुड़गांव से पार्टी के उम्मीदवार हैं। योगेंद्र यादव भी प्रचार के दौरान निकले और उनका प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल काले झंडे दिखाए गए हैं। रेवाड़ी में केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए। योगेंद्र यादव जो आपके उम्मीदवार हैं गुड़गांव से, वो हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल फूल मालाएं फेंक रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने काले झंडे दिखाए। आम आदमी पार्टी की नजर हरियाणा पर है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी पार्टी। इस बात का भी ऐलान कर चुकी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार उतरे हैं उनका प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले भी वो हरियाणा सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं और हरियाणा में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज रेवाड़ी में रोड शो करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। यहां से योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। योगेंद्र यादव मूलतः हरियाणा के ही हैं, इसलिए उन्हें गुड़गांव की सीट से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। योगेंद्र यादव जाना माना चेहरा है, चुनाव विश्लेषक रहे हैं और अब खुद चुनाव में उतर गए हैं एक प्रत्याशी के तौर पर और उनके साथ प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल पार्टी संयोजक भी पहुंचे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आज शाम को एक रैली भी है
लेकिन रैली से पहले विरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इससे जरा भी परेशान नजर नहीं आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुस्कुराकर उन्होंने उन लोगों का स्वागत किया जो काले झंडे दिखा रहे थे। बात बीजेपी की करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हर हर मोदी के नारे से द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद नाराज हो गए हैं। इस बारे में उन्होंने संघ प्रमुख से शिकायत भी कर दी है। शंकराचार्य ने हर हर मोदी पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य के मुताबिक वाराणसी के लोगों ने उनसे हर हर मोदी के नारे की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में संघ प्रमुख से बात की। तो हर हर मोदी का नारा आजकल वाराणसी की गलियों में गूंज रहा है, लेकिन इससे नाराज हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने और ये कहा है कि ये व्यक्ति पूजा है जो नहीं होनी चाहिए। वाराणसी की गलियां आज तक हर हर महादेव के नाम से गूंजती रही है, लेकिन वहां हर हर मोदी हो रहा है। विकास चंद्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये नारा आज से नहीं लगाया जा रहा है, काफी दिन हो चुके हैं जब हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। शंकराचार्य नाराज है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, जब पहली बार नरेंद्र मोदी बनारस गए थे और वहाँ हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगा तो कुछ लोग लगाए और कुछ लोग चुप हो गए, क्योंकि बनारस की ये परंपरा है कि वहाँ हर हर के बाद महादेव ही बोलते हैं। तो उस समय भी बनारस में तमाम लोगों ने इस पे सवाल किए थे और इस बार जब लगातार मोदी के वहां प्रत्याशी होने के बाद से बनारस से नहीं देश भर में नारा लग रहा है हर हर मोदी घर घर मोदी का, तो कई तरफ से इसके विरोध हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन अब बनारस के विद्वानों ने और बनारस के गुरुकुल के में पढ़ने वाले लोगों ने इसकी शिकायत शंकराचार्य से दी कि ये नारा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद शंकराचार्य ने संघ से बात की और इतना जताया कि ये नारा धार्मिक भावना को आहत करता है, लिहाजा नहीं लगाई जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि विवाद उठ खड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने इसे पल्ला झाड़ लिया है ये कहते हुए कि उसका नारा है ही नहीं। जी विकास, लेकिन हम कुछ ऐसे मटेरियल हम देख पा रहे हैं जो जिसपे बीजेपी का कमल का निशान भी है और साथ ही लिखा हुआ है हर हर मोदी घर घर मोदी। फिर बीजेपी कैसे इससे इनकार कर सकती है? सवाल यह है कि अगर बीजेपी खुद इसे नहीं कर रही है तो बीजेपी ने इसे रोकने की भी कोई कोशिश नहीं की है। देखिए, बीजेपी के इनकार करने के पीछे एक कारण है और एक उसके पास एक हथियार भी है, क्योंकि बीजेपी के जो भी नारे होते हैं, जो भी पोस्टर बैनर बनते हैं, उसमें जो कुछ भी बीजेपी की तरफ लिखवाए जाते हैं तो उसके लिए बजाबता बीजेपी के पास एक विभाग है, लिखने वाले लोग हैं, वो रिकॉर्ड पे होता है। और ये हर हर मोदी नारा बीजेपी के कहना है कि उसके रिकॉर्ड पे नहीं और हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, ये समर्थकों के द्वारा ये नारा बनाया गया। और जो समर्थक अगर प्रिंट मटेरियल छपवाते हैं जो होता है उनसे वो लिखवाते हैं कि इससे पार्टी कभी कुछ नहीं करती है, पार्टी की तरफ से नारा अप्रूव नहीं है, ये ताकि पार्टी अपनी जान बचा रही है। जब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखा और धार्मिक भावना आहत होने के जब आरोप लगाए जाने लगे तो अब बीजेपी ने इसको अपना रुख पलट लिया है। जी, लेकिन संघ का रुख क्या होगा? संघ भी इसे सही नहीं मानता है, लेकिन संघ का रुख क्या होगा? देखिए, संघ का रुख क्या होता है, क्योंकि अब शंकराचार्य ने भी संघ प्रमुख से बात की। हालांकि स्वरूपानंद से मोहन राव भागवत से बात की है, वैसे स्वरूपानंद की नजदीकियां कांग्रेस से है तो उनकी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से आरएसएस लेता नहीं है, क्योंकि उनकी फुल लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति है और खुली हुई लॉयल्टी है। लेकिन अब इसमें सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं है, बनारस के तमाम लोगों ने इस पर एतराज जताया है, देश भर से में एतराज जताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर संघ कोई न कोई दिशा निर्देश बीजेपी को जारी करेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है संघ, क्या निर्देश देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस नारे से कोई फायदा मिल रहा है तब तो वो बीजेपी का है, लेकिन अगर इस नारे से कोई नुकसान है तो फिर बीजेपी इससे अपने आप को जोड़कर नहीं देखती। आगे बढ़ते हैं। पार्टी में बाहरी नेताओं को तवज्जो दिए जाने को लेकर हरिन पाठक नाराज हो गए हैं। हरिन पाठक आज मीडिया के सामने आए और अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई और ये कहा कि जो फैसले लिए गए हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए। जिन लोगों ने कांग्रेस में रह करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को गालियां दी, भारतीय जनसंघ के नेतृत्व को गालियां दी, यहां तक कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए, हत्या की, ऐसे तत्वों को जब गुजरात में जरूरत नहीं है तब पार्टी में लाना, उसी दिन या 2 दिन या 4 दिन के बाद उनको पद देना, उनका सम्मान करना,
ये घटना से मैं बहुत व्यथित हूँ। इधर हरिन पाठक ने टिकट काटने को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। तो मैंने अपने जीवन में 39 साल जनप्रतिनिधि में हुए, 48 साल पार्टी में हुए, 75 में मैं पहला चुनाव खाड़िया से लड़ा, 3 बार लड़ा, 3 बार 1991 तक। 89 में मुझे पहली बार लोकसभा लड़ाई गई, जबकि अहमदाबाद शहर में 12 में से सिर्फ 1 सीट अशोक भाई भट्ट, मेरे राजकीय बड़े गुरु, मेरे भाई, खाड़िया के मेरे साथी सहयोगी वरिष्ठ जो आज नहीं रहे, उनकी अकेले की सीट छोड़ करके 11 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी। उस वक्त मुझे चुनाव लड़ाया गया, मैं लड़ा, मुझे बताया गया था कि हारना है, मानसिक तैयारी रखिए, आप जीव के कार्यकर्ता हो, हारने के लिए खड़ा कर दिया गया। पार्टी की मंशा नहीं थी कि मैं हारूं, मेरे पार्टी का काम खड़ा हो जाए। पहले हम चुनाव पार्टी के काम खड़ा करने के लिए, हारने के लिए लड़ते, सिर्फ जीतने का उद्देश्य नहीं था। तो आज अपना दुख व्यक्त किया है हरिन पाठक ने। आडवाणी के समर्थक माने जाते हैं हरिन पाठक, और इस मौके पर उन्होंने आडवाणी की जमकर तारीफ भी की। अडवाणी जी इज द टॉलेस्ट फिगर। देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ, अडवाणी जी, आदरणीय सुषमा जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय जोशी जी, ये सब पार्लियामेंट के लिए, देश के लिए रत्न है, कोहिनूर है। उनके बगैर पार्लियामेंट की कल्पना करना संभव नहीं है। और जहां तक अडवाणी जी का सवाल है, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। 25 साल 30 साल के बच्चे को भी पीछे छोड़ दे, उतना बढ़िया उनका स्वास्थ्य, उतना बढ़िया उनका मनोबल, पार्टी के लिए जितनी मेरी उम्र है 67 साल, उससे भी ज्यादा वर्ष उन्होंने इस पार्टी के लिए दिए। तो हरिन पाठक का सामने आए और अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी, तारीफ भी की आडवाणी की। लेकिन हरिन पाठक हैं कौन, क्या है उनका राजनीतिक सफर, ये भी हम आपको बताते हैं। आडवाणी के करीबी माने जाते हैं हरिन पाठक, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसी बात का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। गुजरात की पूर्वी अहमदाबाद सीट से 7 बार सांसद चुने गए हैं हरिन पाठक। 1968 से 80 तक गुजरात जनसंघ कमेटी के सदस्य थे वो। इसके बाद 1975 से 80 के दौरान राष्ट्रीय जनसंघ परिषद में भी सदस्य रहे। 1975 में आपातकाल के दौरान 11 महीने जेल काटी। 1982 से 83 में भाजपा युवा मोर्चा के गुजरात प्रेसिडेंट बने। 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 से 93 में अहमदाबाद बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 1998 से 12वीं लोकसभा के लिए फिर से जनता ने उन्हें चुना। इसके बाद 1999 में फिर चुनाव हुए और लगातार 5वीं बार हरिन पाठक संसद पहुंचे। 1999 में वाजपेयी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री रहे हरिन पाठक। इसके बाद 2003 में वाजपेयी सरकार में ही गृह राज्य मंत्री बनाए गए। दो 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए फिर चुने गए हरिन पाठक। 2004 में बीजेपी कार्यकारिणी में उन्हें शामिल किया गया। 2009 में फिर से एक बार 15वीं लोकसभा पहुंच गए हरिन पाठक। तो लगातार चुनाव जीतते गए। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जाना था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, बल्कि उनकी सीट से अभिनेता परेश रावल को टिकट दे दिया, जिससे जाहिर तौर पर सख्ते में है हरिन पाठक। तो हरिन पाठक नाराज है। इधर अपनी उपेक्षा से दुखी जसवंत ने भी पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा दिए हैं। जसवंत सिंह ने कहा है कि वो और उनके बेटे बिकाऊ नहीं हैं। जसवंत सिंह नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पड़ता है पहले क्या नहीं, क्या होता है? ये तो आप जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे पूछिए।
सर आप बिकॉज अब आप कल पर्चा दाखिल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कल करूंगा, तो ये कल निर्णय हो जाएगा अपने आप। तो सर ये अनाउंसमेंट कल ही होगी? जी हाँ, कल ही। मैंने तो टेलीविजन पर ही देखा पार्टी के एक नेता का वक्तव्य कि हम जसवंत सिंह को एडजस्ट नहीं कर सके, अब हम एडजस्ट कर देंगे। मुझे इस ऐसे शब्दों के चयन के पीछे जो विचार झलकता है वह अहंकार से भरा हुआ और अपमानजनक है। मैं कोई फर्निशिंग, टेबल, कुर्सी वो तो हूं नहीं कि मुझे एडजस्ट करके जहां नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। मुझे लगना नहीं है। मैंने जीवन भर की राजनीति में जो कुछ किया पार्टी के हित में, मेरी समझ जैसी थी उसके अनुसार किया। मैं एडजस्टमेंट की राजनीति को सीखा नहीं। बात शरद पवार की करते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज मुंबई में लोगों को बोगस वोटिंग करने की सलाह दी थी। उन्होंने बाहरी मजदूरों से कहा कि उंगली का निशान मिटाकर फिर से वोट डालें। उनका कहना था कि शरद पवार ने दूसरे राज्यों के मजदूरों को बोगस वोटिंग की सलाह दी है। पवार ने मजदूरों को कहा है कि पहले सतारा जाकर अपने उम्मीदवार को वोट दो, उंगली का निशान मिटाओ और फिर मुंबई आकर अपने उम्मीदवार को वोट दो। पवार ने भी कहा कि उंगली की स्याही मिटाना बिल्कुल न भूलें, अगर भूल गए तो फिर गड़बड़ होगी। तो शरद पवार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बोगस वोटिंग के लिए लोगों को सलाह दी। अब्बास नकवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास, दशकों से राजनीति में है शरद पवार, उनसे ऐसी चूक की उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह की सलाह देंगे जो पूरी तरह से गलत है। अब्बास, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पाया है। शरद पवार ने यह बयान दिया है। इंतजार है कि अब किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और साथ ही चुनाव आयोग भी इस मामले को नोटिस में लेता है या नहीं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सियासी योग आज वो करते नजर आएंगे। मोदी रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ नजर आएंगे। योगासन का ये कार्यक्रम
शुरू होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज बाबा रामदेव के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। खबर ये इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में बीजेपी से रामदेव नाराज हो गए थे। रामदेव मोदी के साथ अब मंच साझा कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने रामलीला मैदान का जायजा लिया है। बाबा रामदेव और उनके समर्थक आज पूरे देश में योग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये दृश्य दिल्ली के रामलीला मैदान का है, जहां पर थोड़ी ही देर बाद मंच में रामदेव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी होंगे। ये दृश्य आप देख सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी लोग इस योग महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके के चेहरे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन योग महोत्सव में का एंजॉय पूरा का पूरा मजा लेने के लिए आए। बच्चों से जानते हैं, आपको पता है ये क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा कि हम रामदेव बाबा से मिलने आए और योगा के लिए कुछ सीखने। आपको पता है नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आने वाले? हाँ, बहुत पता है। नरेंद्र मोदी हमारे बीजेपी के वो हैं, महंगाई कम करने के लिए आए हैं और वो महंगाई कम करेंगे। हम जरूर आप देख सकते हैं किस तरीके का जोश है बच्चों के अंदर। बच्चे ही नहीं, हम नौजवानों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, आप यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। जैसे कि आपको मालूम है आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस के रूप में हम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सबको याद करते हैं और यहाँ पे बाबा रामदेव इस चीज को शहीद दिवस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हर कोई तबका यानी जवान हो, बच्चा हो या फिर अब महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों पहुंची हैं, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर क्यों पहुंची हैं? क्या नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए या बाबा रामदेव को सपोर्ट करने के लिए? जी, मैं दोनों को ही सपोर्ट करती हूँ। हमारे कल के होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत ही उम्दा उम्मीदवार है हमारे बीजेपी की तरफ से। और रामलीला मैदान से सीधे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र रेड्डी, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं कि अभी नहीं आए हैं? अभी थोड़ी सी देर बाद नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। इस समय बाबा रामदेव और बालकृष्ण इस समय मंच पर बैठे हुए हैं और थोड़ी ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। और अभी जो है थोड़ा सा कविता का कार्यक्रम है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, लोगों की खचाखच पूरा का पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है। और थोड़ी ही देर बाद जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो सियासी पारा और चढ़ा हुआ दिखेगा रामलीला मैदान के मंच से। हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, थोड़ा सा पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके की भीड़ यहाँ पर है रामलीला मैदान में, वो दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। बिल्कुल, देखो शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑटो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने देखेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 10 लाख का मोस्ट वांटेड आतंकी वकास भी शामिल है। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने अलग अलग छापेमारी करके चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी ने मुजाहिदीन से जुड़े हैं। जोधपुर से मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद अजहर और साकिब को पकड़ा गया है, जबकि वकास को अजमेर से पकड़ा गया। वकास से पूछताछ के बाद तीनों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यासिन भटकल और हड्डी से पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग मिले। वकास की जानकारी 21 मार्च को मिली थी। सभी आतंकियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। तो बड़ी वारदात की साजिश रखने के लिए इकट्ठा हुए थे राजस्थान में चारों आतंकी। फिलहाल राजस्थान में रेड अलर्ट कर दिया गया है।
4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसे पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। दिल्ली स्पेशल टीम और अपने राजस्थान ATS की रिपोर्ट पर श्रीमान कमिश्नर साहब सचिन मित्तल साहब के दिशा निर्देश अनुसार ATS जोधपुर, दिल्ली पुलिस टीम और हमारी जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस टीम ने कार्रवाई की, जिसमें कि एक संदिग्ध को उठाया गया है और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त पाया गया है। काफी मात्रा में उसके पास विस्फोटक सामग्री भी प्राप्त की गई है। आतंकवाद पे अंकुश लगाने की दिशा में दिल्ली पुलिस स्पेशल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक इसे महत्वपूर्ण सफलता मिली, जबकि हमने जियाउर रहमान, जिसका एलियस है वकास और उस नाम से अक्सर जाना जाता है, उसको हमने कल सुबह हमें पकड़ा। यह आतंकवादी पाकिस्तानी नेशनल है और ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देश में कई जगहों पे आतंकवाद की घटनाएं किया है। इसके पकड़े जाने पर हमने इसकी पूछताछ की और पूछताछ से पता चला कि इसके 3 साथी जो राजस्थान में है, जोधपुर और जयपुर में, उनके साथ मिलकर ये आतंकवादी घटना रचना चाह रहा है। हमने उसके डिस्क्लोजर पे उसके 3 साथी मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद वकार अजहर को जयपुर से पकड़ा और साकिब अंसारी अलियास खालिद को जोधपुर से पकड़ा। इनके पकड़े जाने पर इनकी घर की सर्च ली गई और उनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल, डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टाइमर आदि मिले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। सीटें, 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन और एक सरकार। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद,
बनाने की